हेलो लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इन टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट राजेश्वरी विद योर फेवरेट शो द बुक वर्ल्ड। मेरे साथ आप सुन रहे हैं सुधा मूर्ति द्वारा लिखित डॉलर बहू। चलिए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं और देखते हैं अभी तक कहानी में क्या हुआ था। चंद्रू एक सिविल इंजीनियर था जो कि बेंगलुरु से धारवाड़ में पोस्टेड हो गया था। वहां पर उसकी मुलाकात विनू और उसके परिवार से हुई थी। उसके बाद वहां रहते हुए उसके कंपनी ने उसे वापस बुलाया और उसे यूएस भेजना चाहा। और वह ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया क्योंकि उसकी जिंदगी भर की तमन्ना थी कि वह अमेरिका में जाकर रहे। वह तो अमेरिका चला गया और ग्रीन कार्ड का भी इंतजाम करने की कोशिश कर रहा था। पीछे छोड़ गया अपने घर वालों को और विनू और उसके परिवार को। और पीछे क्या हुआ था, विनुता को प्रोविडेंशियली गिरीश एक बस के सफर में मिला था। उसे भी बेंगलुरु विनुता को आना पड़ गया था क्योंकि उसकी धारवाड़ की जिंदगी खत्म हो गई थी। भीमन्ना के मौत के बाद उसका घर परिवार सब वहां से चला गया था और वह भी बेंगलुरु में आके एक नौकरी करने लग गई थी। अब प्रोविडेंशियली गिरीश और विनुता मिले और अब उनकी शादी तय होने जा रही है। चलिए अब आगे देखते हैं कहानी में क्या हो रहा है। चंद्रू के पास चलते हैं। चंद्रू ने नेशनल में जाके जॉब ज्वाइन कर ली। उसका ग्रीन कार्ड उसके करंट एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर कर दिया। उसके लॉयर ने कहा था कि तुम्हारा ग्रीन कार्ड आने में 1 महीना भी लग सकता है या कई साल भी लग सकते हैं, उसका कुछ पता नहीं है। चंद्रू सेटल डाउन हो गया और अपने ग्रीन कार्ड का इंतजार करने लग गया। करते करते ऐसा होते होते 2.5 साल गुजर गए। अब तक चंद्रू को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होने लग गई। उसके आसपास के कई लोगों का ग्रीन कार्ड आ चुका था। वे तुरंत इंडिया जाते, 30 दिन में 20 लड़कियां देखते, एक लड़की पसंद करते, बड़े स्टाइल से शादी करके आ जाते डॉलर कंट्री। और उनकी बहुएं क्या हुई दोस्तों, वो बन गई डॉलर बहुएं। अब इसी सब सोच में एक दिन जब वो बहुत लोनली फील करने लग गया था ना, तो एक दिन उसे विनुता की याद आई। बहुत समय बाद उसकी याद आई। उसने सोचा कि चलो मैं उसको चिट्ठी लिख के देखता हूँ। उसने उसको चिट्ठी लिखी और यह लिखा कि विनुता, मैं बहुत समय बाद तुम्हें लिख रहा हूँ। यू मस्ट बी वेरी सरप्राइज बाय दैट। मैं अमेरिका में हूँ और अपने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे क्वालिटीज बहुत पसंद आए थे, अतः यदि तुम्हारे फीलिंग्स भी मेरी ओर सेम हो तो मैं तुम्हारे अंकल से बात करके तुम्हारे से रिश्ता यानी शादी करना चाहता हूँ। और यदि तुम्हारे फीलिंग्स सेम नहीं हो तो यह चिट्ठी फाड़ के फेंक देना और यह चैप्टर यहीं क्लोज हो जाएगा। चिट्ठी उसने पोस्ट कर दी और इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते काफी दिन बीत गए और रेस्टलेस हो गया। उसे लगा कहीं चिट्ठी किसी और ने तो नहीं पढ़ ली होगी, मैंने विनुता की जिंदगी को में कोई परेशानी में तो नहीं डाल दिया। मगर 1.5 महीने बाद चिट्ठी आई, मगर उसी की खुद की चिट्ठी वापस आई। एड्रेस नॉट फाउंड छप के आ गई। उसने चिट्ठी फाड़ के फेंक दी। अब इधर इंडिया में गौरम्मा ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने बातें करनी शुरू करी कि आखिरकार यह तो हमारे परिवार में पहली शादी है, सबको बुलाना है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आएंगे, तो हमें शादी तो बहुत पॉम्प एंड शो से करनी चाहिए। धारवाड़ में तो उस लड़की का घर है, बेंगलुरु में होता तो हमारा कोई फायदा भी होता। धारवाड़ का घर रख के क्या करेंगे, उसे कहो वह घर बेच देगी और बहुत बढ़िया से पॉम्प एंड शो के साथ शादी करी जाएगी। इतनी देर सुनते हुए शमन्ना शांत थे, मगर अब उनसे शांत नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक घर बनाना कितना मुश्किल है, तुमसे और मेरे से अच्छा ये भला कौन जानता है। हम बहुत मुश्किल से जोड़ जोड़ के बस ग्राउंड फ्लोर बना पाए थे। बहुत कोशिश करके भी फर्स्ट फ्लोर न बना पाए। वो तभी बन पाया जब चंद्रू अमेरिका गया और उसके पैसों से हम बना पाए। ऐसे में हम किसी और को ये सलाह कैसे दे सकते हैं कि तुम एक दिखावे की शादी के लिए अपना घर बेच दो। बीच में गिरीश ने इंटरसीड किया और कहा, ये आप हम पे छोड़ दीजिए, मैं विनू से बात करके और डिसाइड कर लूंगा। एक दिन विनू और गिरीश एक रेस्टोरेंट में मिले। दोनों चुप चुप थे। विनू तो थी शाई, गिरीश विनू तो बहुत बात करता था सबसे, मगर विनू से कुछ न बोल पाया। फिर अचानक पूछ बैठा कि तुम्हारा धारवाड़ का घर कैसा है, क्या वह बड़ा है? विनू तुरंत बोली, घर तो बड़ा है या छोटा है, उसमें तो मेरे प्राण बसते हैं। मैंने उस घर की सारी जिंदगी सेवा करी है। उसकी आंखों में जो चमक आई, गिरीश समझ गया। उसने विनुता के हाथ पे हाथ रखा और कहा, यदि वह तुम्हारा घर तुम्हें इतना प्यारा है तो हम उसे नहीं बेचेंगे केवल एक दिखावे की शादी के लिए। हमारी शादी सिंपल होगी, मगर हाँ, माँ तो नाराज रहेंगी, काफी समय तुम्हें और मुझे ताने भी मारेंगी, मगर हम सुन लेंगे, हम सह लेंगे। कम से कम तुम्हारा घर बच जाएगा। विनू को
बहुत प्रसन्नता हुई। उसकी आंखों में तो ग्रेटिट्यूड के आंसू आ गए कि मेरे को कितना अच्छा पति मिला है। कुछ दिन बाद गौरम्मा ने चंद्रू को फोन किया और गिरीश की शादी की पक्के होने की बात सारी बताई। न किसी ने सोचा कि लड़की कौन है ये बताई जाए, न चंद्रू को कोई इंटरेस्ट था। चंद्रू को पक्का पता था कि गिरीश के लिए तो लड़का जरूर पिताजी ने ही फिक्स किया होगा, तो उसने पूछा भी नहीं। खैर, गौरम्मा ने कहा कि बहुत अच्छा होगा चंद्रू की तुम शादी अटेंड करो, क्योंकि घर की पहली शादी है। तुमने तो मना कर दिया था, हम तो चाहते थे पहले बड़े लड़के की शादी हो, क्योंकि तुमने मना किया अभी करने को, इसलिए हमने गिरीश की शादी तय कर दी। चंद्रू ने कहा, माँ अभी तक मेरा ग्रीन कार्ड आया नहीं है, उसके पहले मैं अमेरिका छोड़ नहीं सकता हूँ। और वह यह भी जानता था उसकी खुद की उपस्थिति से ज्यादा उसके चेक की उपस्थिति के मायने उसकी माँ के लिए ज्यादा हैं। अतः फोन रखकर वह चेक काटने बैठा। $500 का चेक उसने काटा इंडिया भेजने के लिए। उस वक्त उसे जो खुशी हुई वह उसका बखान नहीं कर सकते। वो यही तो चाहता था, द पावर ऑफ डॉलर। यू वांटेड टू एंजॉय द पावर ऑफ डॉलर। हाँ, घर ही भेज रहा था, मगर खुद की कमाई से भेज रहा था ना, वो खुशी ही वह चाहता था सारी उम्र। विनुता अपने नए घर में बहुत खुश थी। शमन्ना को देखकर उसे अपने अंकल भीमन्ना की याद आई, बस वो और थोड़े ज्यादा एजुकेटेड वर्जन लगे। वह विनु से बहुत प्यार करते थे, उसकी बहुत चिंता भी करते थे, उसके गाने की क्वालिटी को बहुत अप्रिशिएट करते थे और कहते थे तुम्हें अपना गाना जरूर परस्यू करना चाहिए। विनु ने देखा कि उसकी सास काफी डोमिनेटिंग नेचर है। हाँ, मगर गिरीश ने उस पर बहुत प्यार लुटाया। सुरभि, वह तो काफी सेल्फ सेंटर्ड थी, केवल अपना खर्चा करना, अपनी लिए चीजें लाना खरीदना, इस पे लगी रहती थी। और यदि घर में रहती तो गॉसिप करती या टीवी देखती, बस उसके इतने ही इंटरेस्ट थे। करियर या पढ़ाई को लेकर वो बहुत ज्यादा सीरियस तो थी नहीं। मगर विनु के आने के बाद सुरभि को लगने लग गया कि यह मेरी कॉम्पिटिटर आ गई, क्योंकि पूरे घर में वह एक ही अकेली लड़की थी और गौरम्मा तो उसको रखती ही सर पे थी, तो बहुत लाडली थी। अब उसे लगता था कि उसकी बराबरी करने विनु भी आ गई है। विनु के स्कूल में एक लड़की शशिकला टेम्पररी एम्प्लॉय थी, जो कि विनु की बहुत करीब भी थी और बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन शशिकला ने विनु को स्कूल में कहा, मैं आज लंच होस्ट करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ दिन में चलना। दोनों दिन में लंच करने गए तो शशिकला ने खबर दी कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है शंकर के साथ। उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त हैं। विनु को बहुत खुशी हुई। उसने उसे कंग्रेचुलेट किया, ऑल द बेस्ट कहा और पूछा कि अब तुम स्कूल की जॉब का क्या करोगी। उसने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक से रिजाइन कर दूंगी, क्योंकि उसकी तो टेम्परेरी जॉब थी, क्योंकि शंकर ने और उसने डिसाइड किया था कि शादी के बाद वे ट्यूशन सेंटर खोलेंगे, बिकॉज शंकर भी PhD कर रहा था। विनु उसके बाद से स्कूल में थोड़ी लोनली फील करने लग गई, क्योंकि शशिकला अब थी नहीं। ऐसे करते करते एक दिन हेडमिस्ट्रेस ने विनु को बुलवाया और शशिकला के बारे में बात करने लगी। विनु थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हें पता है शशिकला की तो शादी टूट गई। विनु तो शॉक्ड हो गई, उसे पता ही नहीं था। उसके बाद हेडमिस्ट्रेस ने जो कुछ भी शशिकला के बारे में कहा, विनु के कानों में पड़ी ही नहीं बातें। उसका हृदय तो पूरा वहीं पहुंच चुका था ऑलरेडी। फटाफट उस दिन क्लासेस खत्म होने के बाद विनु शाम को शशिकला के घर पहुंची। विनु को लग रहा था हो न हो शंकर को कुछ हो गया होगा, वरना ये शादी तो टूटने वाली नहीं थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था। जैसे ही वो घर पहुंची, शशिकला ने ही दरवाजा खोला और वो बिल्कुल तुरंत ही बर्स्ट हो गई और रोने लग गई। विनु ने उसको सांत्वना दिया, कहा कि भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं है, कोई बात नहीं। और शशिकला तो उसका तो कुछ और ही एक्सप्रेशन था, वो तो बहुत गुस्से में आ गई। कह रही क्या मतलब है, कह रही हुआ क्या। तो पता चला कि एक इंडियन अमेरिकन सेटल्ड फैमिली इंडिया आई थी अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने के लिए। लड़की तो अमेरिका में ही रहती है, वहीं सेटल्ड है। तो उसके लिए एप्लीकेशन लगाने डॉक्टर्स गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गए और शंकर भी गया। विनु को तो सरप्राइजिंग, शी वाज सो सरप्राइज। कह रही थी ये क्या, ये कोई नौकरी का इंटरव्यू चल रहा था। शशिकला ने कहा यही हो रहा था। उसमें तुम जानती हो शंकर ही पास हुआ और उसे चुन लिया गया है उस लड़की का पति बनने के लिए। उन्होंने यह भी कहा है कि उसकी वहाँ पढ़ाई भी PhD भी वो पूरी कराएंगे, उसके बाद उसकी वही नौकरी लग जाएगी। विनु तो शॉक्ड हो गई, कह रही है इसका क्या मतलब, इसका मतलब शंकर बिक गया। शशिकला बोली और क्या। तो विनु ने कहा तुमने तो जॉब भी छोड़ दी, तुम्हारा क्या होगा। कह रही है एक टीचर की नौकरी की औकात क्या है, कौन मेरी परवाह करता है, किसी को कोई परवाह नहीं है मेरी। विनु का हृदय बिल्कुल विदित हो गया। वो सोचने लग गई क्या दुनिया में कमिटमेंट और प्यार का कोई स्थान नहीं रहा, केवल पैसा और वो भी डॉलर US के में जाकर कमाना, यही प्रायोरिटी रह गई है दुनिया में। चलिए अब यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक
और जरा देखते हैं कि उधर चंद्रू की जिंदगी में क्या हो रहा है। फिर से मिलते हैं। शीस्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivtech.com www.globalassistivtech.com या फिर कांटेक्ट करें 9910717913 या मेल करें gaurav@iconex.in gaurav@iconex.in। हेलो फ्रेंड्स, एक बार और आपका रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ में स्वागत है। आप सुन रहे हैं द बुक वर्ल्ड और कहानी है डॉलर बहू। हम चंद्रू के पास पहुंच गए हैं। चंद्रू को स्वर्ग का टिकट यानी द टिकट टू हेवन मिल चुका है। गेस करेंगे क्या है? उसका ग्रीन कार्ड आ गया। नाउ ही इज एन ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। बस जिसका इंतजार था वह तो उसको मिल गया। वह बहुत खुशी खुशी उस दिन घर वापस आया तो देखा कि इंडिया से एक चिट्ठी आई हुई है, बेंगलुरु से। उसको लगा सुरभि की एक लंबी सी लिस्ट होगी जो उसने सामान मंगवाया होगा, मगर वह चिट्ठी गिरीश से थी। गिरीश ने लिखा था, चंद्रू तुम मेरी शादी में आ नहीं पाए थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ और विनू कहती है कि वह तुम्हें जानती है। बस इतना ही लिखा था। जैसे ही चंद्रू ने फोटोग्राफ्स देखे, उसके पैर के नीचे से तो जमीन खिसक गई। द गर्ल विद द गोल्डन वॉइस, धारवाड़ की स्प्रिंग गर्ल और वो स्कूल टीचर सब एक ही लड़की थी। ये कितना बड़ा हार्श रियलिटी चंद्रू फेस कर रहा था, ऐसा लगा उसने बार बार फोटोग्राफ देखा। हाँ, ये वही विनू तो है, अभी भी कितनी रेडियंट लुकिंग है। मगर मुझे एक बात नहीं समझ आई। मैं तो सोचता था जब मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा तो दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी। व्हाट एन आयरनी! ये लड़की जो इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी थी, वह मिली तो मेरे छोटे भाई गिरीश को। वो कितना सिंपल लिविंग वाला लड़का है, कितनी छोटी सी जॉब है, मगर लड़की ये वाली तो उसको मिल गई। खैर, अब तो वो उसके छोटे भाई की वाइफ थी और ही हैड टू एक्सेप्ट इट। उसका ग्रीन कार्ड आने का जो उसको इतनी बड़ी जो उसको खुशी मिली थी, वो सब अचानक से उसको बहुत छोटी पड़ने लग गई, वो खत्म हो गई उसकी। अब इधर शामन्ना के घर में खूब एक्टिविटीज होने लग गई। सब लोग इधर उधर करने लग गए तैयारियों में कि चंद्रू आ रहा था ऑलमोस्ट 7 इयर्स के बाद। सब लोग उसकी पसंद की चीजों का ध्यान रखने लग गए। विनू सबके साथ, घर वालों के साथ हाथ बटाने लगी और बहुत एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही थी। बल्कि उसने तो अपनी सास को ये तक कहा कि उन्हें चंद्रू को जो पसंद है आप मुझे बताइएगा, मैं सब वैसे ही तैयारी करके रखूंगी। उसने तो यह तक कहा कि एयरपोर्ट आप चले जाइए, पीछे सारी तैयारी मैं कर दूंगी। गौरव माँ को तो बहुत खुशी हुई कि ये मेरे को कितनी अच्छी बहू मिली है, सबका और सबकी पसंद का बहुत ख्याल रखती है। वह एयरपोर्ट गई। जाते ही सबसे पहले तो उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर गए, क्योंकि कितने साल बाद वो अपने बेटे को देख रही थी। चंद्रू ने उनके पैर छुए, दोनों सब लोग मिले और वह वापस घर आके अपने पिताजी से मिला, क्योंकि वे एयरपोर्ट नहीं गए थे। पिताजी के पैर छुए और फिर उसने विनू को देखा। उसने विनू से पूछा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? विनू ने हंसी में जवाब दिया और एक दूसरे से सबने बात करी। तब तक चंद्रू ने देखा, इसके पहले कि वह नहा धो के तैयार होता, उसकी माँ और उसकी बहन उसका बक्सा लेके खोलने बैठ गए थे, देखने के लिए कि क्या क्या सामान आया। सुरभि ने तो अपनी लिस्ट निकाल के सामने रख ली, कंपेयर करने के लिए कि उसका सब सामान आया कि नहीं आया। चंद्रू ने एक $100 का पूरा बंडल, $100 का बंडल अपनी माँ के हाथ में दिया और कहा, माँ मैं ज्यादा कुछ तुम्हारे लिए ला नहीं पाया, आप अपनी पसंद की चीज ले लेना और अपने लिए जो चाहिए वो साड़ी ले लेना।
आप सोच सकते हैं गौरम्मा की क्या हालत होगी। 7वें आसमान पे थी वो। यही तो वो चाहती थी, सबको दिखाए मेरा अमेरिकन लड़का आया है और मैं डॉलरों में खेलती हूँ। चंद्रू के आने बाद गौरम्मा ने तो लगा घर को वो तब भूल ही गई। उसे रसोई का भी कोई होश नहीं रहा, कौन काम कर रहा था, कैसे काम हो रहा था। काम तो सभी होता चला जाता था क्योंकि विनू जो थी घर में, बाकी गौरम्मा का तो किसी चीज का कोई होश ही नहीं रहा। चंद्रू सिर्फ 3 हफ्तों के लिए घर आया था। वो अपने सारे फ्रेंड्स को मिलना चाहता था, अपने अर्लियर एम्प्लॉयर को भी मिलना चाहता था, मगर उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। स्किपिंग जो करी थी उसने, ही वाज अ स्किपर, इजंट इट। जैसे ही बात फैली कि शमन्ना का बेटा अमेरिका से आ गया है, बस फिर तो क्या था, शादी के प्रपोजल्स का ढेर लगने लग गया। खूब सारे आए, सब में छटछटा के कृष्णप्पा और पार्वती जी की लड़की जमुना पे वो लोग ठहरे। और क्योंकि गौरम्मा ने सुन ही लिया था कि वो बहुत पैसे वाले हैं, वह सुरभि के साथ उन्हें देखने चली गई। वहां जाके उसने जमुना का मैनर्स देखा, बहुत प्लीजिंग मैनर्स था। वो सुरभि से बहुत अच्छे से बात कर रही थी, तो उसे लगा कि ये बहुत एडजस्ट करने वालों में से है। सबसे बड़ी बात तो ये कि कृष्णप्पा की फैमिली ने गौरम्मा को गिफ्ट्स और चीजों के ढेर से उसके हाथ भर दिया। घर उनका जो देखा उसने, बस वो तो फिदा हो गई। ऐसा ही तो घर चाहिए था उसको अपने बेटे के लिए, खूब पैसे वालों का घर। वह रास्ते में वापसी आते वक्त प्रे करने लगी कि भगवान करे कि मेरे बेटे की इससे शादी हो जाए। घर पहुंची, शमन्ना जी को तो हम जानते ही हैं, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हैं। उनका कहना ये था, पैसा लेके हम क्या करेंगे, हमें क्या काम आना है पैसा, परिवार के साथ एक होने वाली लड़की चाहिए होती है। उनकी बात को तो गौरम्मा ने ओवर रूल कर दिया। तो यही बातें होती रही। फाइनली डिसाइड किया गया कि उस लड़की को चंद्रू देखने जाएगा। कृष्णप्पा जी ने गाड़ी भेज दी। चंद्रू एक दिन लड़की देखने चला गया। वहां जाके उसने बहुत क्लियरली सब बात करनी चाहिए। उसने जमुना से कहा, हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग हैं, हम कोई बहुत पैसे वाले बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं। मेरे पास एक फैमिली है जिनको कि मैं हमेशा सपोर्ट करना चाहूंगा। तो जमुना को लगा कि ये कहीं वापस इंडिया आने की बात तो नहीं कर रहा। उसने पूछा, क्या तुम वापस इंडिया आना चाह रहे हो कि अमेरिका में ही सेटल होगे? उसने कहा कि नहीं, मैं तो वहां पे बिल्कुल ढल चुका हूँ, मैं तो वहीं सेटल रहूंगा, बट तुमको वहां बहुत परेशानियां होंगी। चंद्रू जानता था उसकी जो दोस्तों की बीवियां थी वो सब बहुत लोनली फील करती थी वहां पे, बिकॉज वहां पे फैमिली सब यूनिटरी होती हैं, कोई उनके लोग नहीं होते थे। काफी लेडीज वहां डिप्रेशन में जा चुकी थी। वो इसलिए पहले से ही अपनी पत्नी को, उसके बारे में होने वाली पत्नी को आगाह कर देना चाहता था। इस पर जमुना ने कहा, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं होगा तो मेरे पिता माता मेरे से मिलने आ जाया करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली तय हो गया और दोनों की शादी तय हो गई। अब एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ चंद्रू की जिंदगी में। हुआ क्या कि इंडिया में वापस आने के बाद काफी क्राउड और पोल्यूशन और धूल मिट्टी उसे बहुत ज्यादा लगी, और घर में माँ के लाड़ के प्यार के कारण, उनके खाने के कारण उसका पेट अपसेट हो गया। तो वह डॉक्टर के पास गया। उसका पुराना दोस्त रवि अब डॉक्टर बन चुका था। उसको दिखाया तो उसने यही सब कारण बताया। उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और उसने चंद्रू ने पूछा कि तुम्हारी फीस कितनी है। रवि ने कहा, तुम तो दोस्त हो, तुमसे कोई फीस लूंगा भला? उसने कहा, नहीं, ये तो तुम्हारा पेशा है, तुमको फीस लेना चाहिए। तो रवि ने उससे 300 रुपए ले लिए। चंद्रू को थोड़ा शौक लग गया। वह वापस आके उसने गिरीश से बोला, मैंने तो नहीं सोचा था कि इंडिया में डॉक्टरों की फीस 300 रुपए होती है। गिरीश ने कहा, या क्या, रवि ने तुमसे 300 रुपए लिए? अभी 2 दिन पहले तो मेरे दोस्त को मैंने भेजा, उसकी फीस तो 150 रुपए है। ये इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट था चंद्रू की जिंदगी में। वह ये सिखा गया, इंडिया में अगर तुम डॉलर खर्च करने वाले लोग आते हो तो चीजों का दुगना दाम तुम्हें पे करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम उसको ऐसा मौका आया कि उसने किसी चीज का डबल रेट पे किया। चंद्रू की शादी नेक्स्ट वीक की तय हो गई। उसने टैक्सी अरेंज कर ली दिन भर के लिए, सब जगह जाने आने के लिए। अपनी माँ के हाथ में उसने $4000 दे दिया शादी के एक्सपेंसेस के लिए। और वो लोग चंद्रू, सुरभि और गौरम्मा सैरीज की शॉपिंग करने चल पड़े। एज यूजुअल घर का काम तो विनू पे था। विनू ने स्कूल की छुट्टी ले रखी थी शादी के लिए। और जब साड़ी खरीदने गए, चंद्रू को अचानक याद आया और उसने शॉपकीपर से कहा कि मुझे एक एक्वामरीन कलर की साड़ी विद पिंक बॉर्डर दिखा दीजिए। साड़ी का दाम देखा तो 7,500 रुपया था। गौरम्मा को थोड़ा धक्का लगा। उसने कहा, ये किसके लिए? चंद्रू ने कहा, यह मैं विनोद के लिए लेना चाहता हूँ। गौरम्मा ने कहा कि वह इतनी महंगी साड़ियां नहीं पहनती है, इसके बजाय उसके लिए 2 प्रिंटेड सिल्क साड़ीज ले लो, वह उसके काम आएंगी। चंद्रू ने उसके लिए एक्सक्यूज ये दिया कि जब मैं बीमार था धारवाड़ में तो उसने मेरी बड़ी सेवा करी है, उसके लिए मैं उसे ये साड़ी देना चाहता हूँ। गौरम्मा ने कुछ न कहा। आखिरकार तो चंद्रू पे कर रहा था।
तो उसने वो बोला कि अब तुम ये साड़ी ले लो। तो उसने वो साड़ी खरीद कर घर आकर विन्नू को दिया तो विन्नू की आंखें चमक उठी। वह देखकर उसने कहा, मैं तो बहुत समय से इस रंग की साड़ी लेना चाहती थी। देखिए दोस्तों, हमें विन्नू का कैरेक्टर का पता चलता है कि उसने अपनी डिजायर्स को कभी किसी चीज के ऊपर नहीं रखा है। इस घर में आके केवल घर के लिए ही वह ड्यूटीज ही निभाती रही आज तक। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Protect yourself with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये सुन, शीश प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांगजनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। को लगा कि शादी में जमुना को उनके परिवार की तरफ से कुछ दिया जाना चाहिए। शमन्ना बहुत वेल्दी मैन नहीं थे, इसलिए उसके पास कुछ नहीं था। तो उसने क्या करा, अपनी 2 चूड़ियां ली, उसे जाकर ज्वेलर के पास रीडिजाइन करा के जमुना के लिए ले आई। विनूज आईज वर वेरी शार्प, उसने वो नोटिस कर लिया। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आता जाता, बहुत से रिलेटिव्स आते, फ्रेंड्स आते और गौरम्मा उनके सामने सब गहनों और कपड़ों की प्रदर्शनी करती जो नई बहू के लिए लिया गया हुआ था। उसको लगता था, आज तक वो इंसल्टेड फील करती थी दूसरों के घर में जाके जब सब कुछ देखती थी। आज उसका चांस है, वो सबको इंसल्ट कर सकती है, वो ऐसा सोचती थी। खैर, शादी एक बहुत बड़े जगह में ऑर्गेनाइज करी गई क्योंकि कृष्णप्पा और पार्वती जी बहुत पैसे वाले थे। कृष्णप्पा जी बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने एक बहुत शानदार जगह में शादी ऑर्गेनाइज करी 3 दिन के लिए। शादी बहुत अच्छे से हुई। गिरीश और वीनू ने सारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो पीछे से देख सकते हैं जितना, वो सब उन्होंने देखा। शादी के बाद जमुना की मदर ने गौरम्मा के पास ड्रामेटिक सीन एक किया कि मेरी एक लौती लड़की कुछ गलत करेगी तो आप ध्यान दे देना, फलाना वॉट एवर तो ये सब चला। उसके बाद शादी के बाद गिरीश और वीनू ऑफ कोर्स घर में सब देखते थे और चंद्रू और जमुना चले गए हनीमून के लिए। हनीमून से वापस आने के बाद चंद्रू को तो US जाना था और मगर जमुना के पास वीजा नहीं था। तो चंद्रू ने कहा कि माँ, जमुना यहाँ आपके पास रहेगी जब तक उसका वीजा नहीं आता। जमुना बहुत खुशी खुशी उसने अपने पति को विदा किया। जैसे ही वो गया, पीछे पीछे उसने बोला कि माँ, मैं अपनी माँ के यहाँ जाती हूँ क्योंकि मेरे बहुत कजिन्स बाहर से आए हुए हैं। मैं कुछ दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ क्योंकि फिर मुझे ये मौका नहीं मिलेगा, फिर मुझे तो चले जाना है। मैं कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाऊंगी। गौरम्मा समझ गई, जैसे उसने विनू के ऊपर बॉस अराउंड किया था ना, वैसे उसकी जमुना के ऊपर चलने वाली नहीं है। गौरम्मा ने बड़ी हंसते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल जाके तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। वह चली गई और वापस तो उसे क्या आना था, वह तो इनकी जिंदगी से गायब ही हो गई, मानो जाने कहाँ चली गई हो। हाँ, आई उस दिन ये बताने के लिए कि अगले दिन यानी कल
मेरी टिकट है यूएस की, मेरा वीजा आ चुका है और अब मैं यूएस जा रही हूँ कल। जमुना ने बॉदर भी नहीं किया विनू से बात भी करने की। शी वॉज नॉट इवन बॉदर्ड। उसे लगता था कि ये कोई ऐसी एंटिटी है जिससे मुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, और वो चली गई। मास्क पहनने का सही तरीका अपनाएं। FFP2 या N95 स्टैंडर्ड वाला मास्क ही इस्तेमाल करें। वही मास्क पहने जो आपकी नाक और चेहरे को ढक सके। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। Hello listeners, welcome back to Radio Udan, a flight of life, and you are listening to Dollar Bahu। चंद्रू और जमुना की शादी के बाद शमन्ना के घर में हालात पहले की तरह नहीं रहे, अचानक से बदल गए। जो भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स घर में आते, गौरम्मा उनके सामने उनकी इतनी शानदार शादी में क्या क्या उन्हें मिला, इन लोगों ने शादी का क्या क्या दिया, इन सबका पूरा लिस्ट उनके सामने बाजती और जमुना को इतना हाई प्लेस करके उसकी इतनी तारीफें करती, इतना तक बोलती कि इतने पैसे वालों के होने के बावजूद वो इतनी सिंपल है। उनकी शादी के पहले वो हमेशा कहती थी कि मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे को विनू जैसी एक बहू मिली, मैं तो घर से बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ और बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ जी रही हूँ। मगर अब हालात वैसे नहीं थे। हर चीज में विनू और जमुना की कंपैरिजन शुरू हो गई और हमेशा उन्हें गौरम्मा को विनू छोटी दिखती और जमुना इतनी हाई दिखती। ऐसा जो बोलता है ना, ये सब चीजों से विनू बिल्कुल सिकुड़ने लग गई। वो बहुत परेशान रहती थी। सुरभि भी जब भी उन लोगों का फोन आता है अमेरिका से, उसको नॉस्टैल्जिक फील होता अमेरिका के बारे में। सारी जमुना की चिट्ठियों में ये आता कि उनकी कैसी जिंदगी अमेरिका में गुजरती है, वो क्या पहनते हैं, उनके पास कैसी गाड़ी है, उनका घर कैसा है, सबके फोटोज भी आते। बस फिर तो क्या था, गौरम्मा के और सुरभि के तो पैर इधर टिकते ही नहीं थे। वो तो आसमान पे उड़ते थे और आसपास में जो दो लोग दिख रहे हैं, जो यहाँ बहू दिख रही है, उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। ऐसा होता चला गया। एक दिन विनू और उसकी सहेलियों ने डिसाइड किया कि नून शो जाएंगे वीर ज़ारा देखने। ये लोग चले गए और देखने लग गए। अचानक देखते देखते विनू को लगा कि इसके पहले मैंने मूवी कब देखी थी। उसे याद आया, धारवाड़ में कॉलेज में पूरी क्लास ने, सब लोगों ने क्लास कट किया था और उस दिन वो मुगले आजम का मॉर्निंग शो देखने गए थे। और उसके बाद विनू ने उसका गाना मोहब्बत की छूटी कहानी पे रोए बहुत प्रैक्टिस किया था और अपने लेडीज रूम में अपनी सहेलियों को सुनाया था। वे इतने प्रभावित हुए, अगले दिन जाके किसी ने ब्लैक बोर्ड में इतना तक लिख दिया कि आज हमें क्लास नहीं चाहिए, हम अपने मधुबाला के मुंह से गाना सुनना चाहते हैं। इसके बीच विनू जो मूवी देख रही थी उसका इंटरमिशन आया, वह उठ के पॉपकॉर्न खरीदने चली गई और अचानक उसकी दृष्टि पड़ी, एक जोड़ा बैठा सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था और उसके पैर से नीचे से जमीन खिसक गई। वह तो सुरभि थी और गोपीनाथ था। गोपीनाथ उनके नेबरहुड का एक लड़का था, एक पोस्ट मास्टर का लड़का था और बहुत वेल बिहेव्ड और बहुत अच्छा लड़का था। शमन्ना का पहले वो स्टूडेंट रहा था। अब बाकी की मूवी में तो विनू का दिमाग लगा ही नहीं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि घर जाके उसे बताना चाहिए कि नहीं। उसे ये भी डर था कि यदि वो घर जाके अपनी सास को या सुरभि के सामने बताएगी तो वो लोग और इसके एंटेगनाइज हो जाएंगे। और गिरीश से बताने का उसको कोई फायदा ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह भी इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी अपनी मदर को सपोर्ट करना होता था। फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि वो जाके शमन्ना को बताएगी। मूवी खत्म होने के बाद वह बहुत सीरियस होके घर पहुंची और देखा कि घर पे उसकी सास नहीं थी और उसने पूछा कि सुरभि कहाँ गई है। उसके ससुर जी ने कहा कि सुरभि क्लास करने गई हुई है। उसने देखा कि उसकी सास मंदिर गई हुई थी, इसलिए यही मौका पाकर उसने शमन्ना को सारी बात बता दी। उसने कहा, हम तो सुरभि के लिए यहाँ पे इतने लड़के देख रहे हैं, तो अब हमें वो रोक देना चाहिए और सुरभि से बात करनी चाहिए और उसका वहाँ रिश्ता कर देना चाहिए। गौरम्मा ये सुनते हुए अंदर आ गई और उसके मुंह से हवाइयां उड़ गईं। उसको यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि गौरम्मा ने तो एक पूरी लिस्ट तैयार करी हुई थी कि उसे कैसा लड़का चाहिए और कैसा परिवार चाहिए। उसमें उसका ये कहना था कि उसकी सास तो होनी ही नहीं चाहिए, जॉइंट फैमिली तो दूर की बात है, लड़का यूएस सेटल्ड होना चाहिए, अगर यदि यूएस सेटल्ड न भी हो उसका फ्लैट अपने नाम पे होना चाहिए, गाड़ी उसके पास अपनी होनी चाहिए। उसके इतने सब डिमांड्स थे।
बल्कि उसके पीठ पीछे लोग हंसते कि कल तक तो इसके पास कुछ नहीं था, आज अचानक से पता नहीं रईस बनती हैं और ये सोचती हैं कि इनकी बेटी के लिए इतना कोई रईस लड़का मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सुरभि बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग थी और उसके कोई करियर में ज्यादा एम्बिशंस भी नहीं थे। केवल घूमना फिरना, खाना पीना और सामान खरीदना, इसी में उसका इंटरेस्ट था। और घर में जब रहती तब या तो अपनी मदर के साथ गॉसिप करती या टीवी देखती। बस इतनी ऑर्डिनरी लड़की थी। अतः लोग तो गौरमा के पीठ पीछे हंसते थे। खैर, विन्नू की ये बातें सुन के उसने विन्नू के साथ तो कुछ डिस्कशन किया नहीं। उसके बाद उसने अपनी बेटी को बुला के उसको झाड़ा। उसने कहा कि तुम गोपीनाथ से शादी करके विन्नू जैसी जिंदगी गुजारना चाहती हो, सारी जिंदगी पाई पाई बस जोड़ती रह जाओगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हें इतना रईस घर मिले जैसे कि तुम्हारा भाई रहता है, चंद्रू जैसे रहता है। देखो उसको, जमुना को, वो तो पैर उसके नीचे ही नहीं पड़ते, उसे नहीं इतना सोचना पड़ता। उसके पास गाड़ी है, वो लाखों में रहती है। और यहाँ विन्नू की हालत देखो, तुमको सारी जिंदगी क्या विन्नू के जैसे रहना है? सुरभि ने तो गोपीनाथ को सीरियसली लिया था ही नहीं, बस उसके हैंडसम फीचर्स से उसका वो सीनियर था इसलिए अट्रैक्ट हो गई थी। बाकी उसके साथ सिर्फ वो मजे कर रही थी, उसका कोई इरादा नहीं था उससे शादी करने का। ये सब इंसिडेंट होने की वजह से अब सुरभि के लिए लड़का देखने का जो दौर था वो बहुत तीव्र गति से चलने लगा। इस दौरान उन लोगों को शेखर नाम का एक लड़का मिला, वो भी यूएस में रहता था और उसके घर जाकर ये लोग मिलना चाह रहे थे। उसके पहले उन लोगों को लगा कि उसको बुलाया जाए, तो उसके लिए न्योता भेजा गया। फाइनली वो एक दिन आ गया सुरभि को देखने के लिए। घर में घुसते ही उसने घर को जिस तरीके से देखा, यानी शेखर ने, उसको बिल्कुल पसंद ही ना आया, साफ छलक रहा था। गिरीश ने उससे सिर्फ इतना पूछा, तुम अमेरिका में कहाँ रहते हो और तुम क्या करते हो? इतना में ही उसने चिढ़ के जवाब दिया कि आपके पास और कोई सवाल है? और वो मुंह बना के उधर से चल पड़ा। उसके एटीट्यूड से भी लग रहा था कि उसे सुरभि कोई पसंद आई नहीं, क्योंकि सुरभि जैसे पहले कहा गया था बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग थी, उसे कोई अट्रैक्ट वो करी नहीं। उसके जाने के बाद गौरम्मा गिरीश के ऊपर बहुत बिगड़ गई कि तुम्हारी वजह से इसका रिश्ता आज टूट गया होगा, वो जरूर इसके लिए हाँ भरेगा नहीं। गिरीश ने कहा, अम्मा, अपनी बहन को ब्याहने से पहले कि मुझे ये जानने का अधिकार नहीं कि वो लड़का करता क्या है और कहाँ रहता है? यह कहकर वो वहां से चला गया। विन्नू इस समय प्रेग्नेंट थी और उसको खुद को रेस्ट की जरूरत होती थी, मगर रेस्ट तो क्या, वो तो दिमाग से बहुत परेशान रहती थी इन सब चीजों के कारण। अब गिरीश ने बाहर जाने से पहले विन्नू को कहा कि चलो हम सब्जी लेके आते हैं। शमन्ना ने मगर विन्नू से कहा कि तुम आज लड़के को बुलाने की तैयारी में बहुत व्यस्त थी, तुम बहुत थक गई होगी, तुम आराम कर लो। विन्नू ने कहा, नहीं मैं इतनी थकी नहीं हूँ, मैं जा सकती हूँ। तो वो अपने पति के साथ चली गई। असल में गिरीश का इरादा ये था कि वो सुरभि के लिए जो प्रपोजल आया उसके बारे में डिस्कस करना चाहते थे। गिरीश ने कहा कि हम इस शेखर के बारे में कहाँ पता कराएं। तब विन्नू को याद आया कि अभी कुछ दिन पहले मदन उनके पिताजी से मिलने आया था और वो उसी जगह रहता था जहाँ पे शेखर यूएस में रहता है। गिरीश को याद आ गया तो सब्जी वब्जी छोड़ कर वो लोग सीधे मदन के घर पहुंच गए। वहाँ उसके पिताजी और मदन बाहर बैठे हुए थे, तो इन लोगों के लिए अच्छा मौका मिल गया। गिरीश ने जाकर उनके पिताजी से पूछा शेखर के बारे में। उनके पिताजी ने कहा, हाँ वह बहुत अच्छा लड़का है, मेरी नीस के लिए भी देखा था, मगर हमारे घर में कुछ हालात उस वक्त अजीब हो गए थे, तो हमने खुद ही मना कर दिया था, हम उसके साथ नहीं कर पाए, लड़का अच्छा है। इन लोगों ने वो बात सुन के और उन्हें बाय करके बाहर निकला। तब तक मदन गेट तक आ गया। मदन ने उनको विस्पर्स में बोला, देखो मेरे पिताजी पुराने ख्यालात के हैं, वे सोचते हैं कि शादी के मामले में किसी के बीच में अड़चन नहीं डालना चाहिए, मगर तुम मेरा नाम मत किसी के सामने लेना। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जब मैं यूएस में रहता था, हालांकि मैं उसको जानता हूँ शेखर को, मगर हम कभी मिले नहीं। फिर मुझे एक दिन लगा अपने ही तो घर के पास रहता है, चल एक दिन हम मिल लेते हैं। हालांकि यूएस में बिना बताए बिना अपॉइंटमेंट लिए जाते नहीं है, उस दिन मैं यूं ही चला गया। तो बस ये पता चला कि वहां पे तो वो एक गोरी मेम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। और गिरीश और विन्नू ने तो भगवान को और अपने तकदीर को बहुत धन्यवाद दिया, उसको धन्यवाद दिया और वो वहां से चले गए। घर लौटकर अगले दिन गिरीश ने ये सब बातें अपनी माँ को बताई। गिरीश की बातें सुन के गौरम्मा और सुरभि बहुत नाराज हो गए। गौरम्मा ने इतना तक कह दिया कि लोग तो हमसे जलते हैं, वो लोग तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता हो। गिरीश ने कहा,
देखिए, मैंने जो पता लगाया वो मैंने आपको बता दिया, और आगे अब आपकी मर्जी है कि आप उससे शादी उसकी करना चाहते हैं कि नहीं। गिरीश उठकर चला गया। विन्नू बेचारी कहाँ जाती, वह पास ही खड़ी रही। सुरभि ने बहुत बड़ा टेंट्रम किया, उसने इतना सीन क्रिएट किया, रोने धोने लग गई और विन्नू को खूब सुनाया कि मैं शुरू से देख रही हूँ कि तुम मेरी कॉम्पिटिटर बनी हुई हो। तुम कभी नहीं चाहती कि मैं जिंदगी में खुश रहूं। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मैं यूएस जाऊं। तुम्हारी तरह ही मैं यहाँ पे मरती सड़ती रहूं, यही तुम चाहती हो। विन्नू तो शॉक्ड हो गई। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा एक आउटबर्स्ट, क्या ये लोग ये सोचते हैं इतने सालों से मेरे बारे में? मैंने कौन सी अपनी ड्यूटीज में कमी करी? अब साथ में गौरम्मा भी शुरू हो गई। और क्या, मैं तो देख ही रही हूँ, ये तो चाहती नहीं है कि तुम्हारा कुछ अच्छा हो, ये कभी किसी का भला होता देखना ही नहीं चाहती है। उसने भी विन्नू को खूब खरी खोटी सुना दी। बस अब शमन्ना से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठ के आ और सुरभि को एक थप्पड़ मारने के लिए आ गए। विन्नू ने उनका हाथ पकड़ लिया और रोक दिया। उसके बाद विन्नू वहां से चली गई बिना खाना खाए, खाना बल्कि बीच में छोड़ के वो चली गई और अपने रूम में जाके सोचने लग गई, ये क्या था, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने तो ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्या ये लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं? मैंने तो कौन सी ड्यूटी अपनी पूरी नहीं करी, मैं तो इतने अच्छे मन से सब कुछ करती हूँ, फिर इन्हें क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बन गए? देखिए कैसे डॉलर का चक्कर घर में चल गया और कैसे वो सब सर चढ़कर बोल रहा है और इनके घर की सारी शांति अब भंग हो चुकी है और जो पुराने हालात थे, जो खुशी का माहौल था, सब खत्म हो गया। अल्टीमेटली सुरभि की एंगेजमेंट हो गई सुरेश से। वह हैदराबाद का था और एक लॉयर था। मोस्टली गौरम्मा के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता था, बट फॉर वन कंडीशन, दैट ही डिड नॉट लिव इन द यूएस, बट बाकी सब उसके पास था। यानी उसकी माँ नहीं थी और सुरभि सिंगल यूनिटरी फैमिली में रहेगी, पैसे वाला था, गाड़ी थी, उसका अपना घर था, ये सब उसके पास था। विनूता सिर्फ साइलेंट ऑनलुकर बनी रही। उसने पहले ही प्रण ले लिया था कि अब घर के किसी भी मामले में वो कुछ नहीं बोलेगी। वैसे भी उसको न कुछ पूछा जा रहा था, इसलिए अब उसने सोच लिया कि अब वो कुछ कभी बोलेगी नहीं, बस अपनी ड्यूटीज करेगी। गिरीश के साथ भी विन्नू का बहुत कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि अल्टीमेटली गिरीश के लिए गौरम्मा उसकी मदर थी, तो उसे उसको सुनना ही होता था। इसलिए विनूता इतना ज्यादा अपने आप को, अपनी फीलिंग्स जाहिर कर नहीं पाती थी उससे भी। सुरभि का एंगेजमेंट खूब पॉम्प एंड शो दिखावे के साथ किया गया। जमुना ने खुद $200 भेजे उसके लिए। अब शमन्ना के घर में कंप्यूटर था, ईमेल आ चुका था, इसकी वजह से रेगुलर चैटिंग्स होती थी, वीडियोस होते थे, तो और ज्यादा यहाँ पे शमन्ना के घर में उथल पुथल होने लग गई। सब कुछ दिखता था कि वहाँ कितना हाईफाई है, वहाँ सब कुछ है और यहाँ कुछ नहीं है। चंद्रू ने एक मेल भेज दिया था कि इस साल हमारे पास छुट्टियां बहुत कम हैं। जमुना भी अब एक बैंक में जॉब करती है, इसलिए सबके लिए जो कन्वीनियंट डेट हो, ऐसा डेट फिक्स करके हमें बता दीजिएगा। हम सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी में शादी में आ पाएंगे। अब दिसंबर पूछा गया तो वो ग्रूम की फैमिली के लिए कन्वीनियंट नहीं था। विनू तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत रेस्टलेस फील कर रही थी और सोच रही थी कि अब मुझे एक डिसीजन लेना चाहिए। उसने कहा, मैं अपने बच्चे का जन्म धारवाड़ में दूंगी, वहाँ मेरा अपना घर है और मेरी ग्रैंडमदर मेरी देखरेख करने आ जाएंगी। विनुता ने अपना फर्म फुट रखा। उसने पहली बार अपना एक डिसीजन अपने लिए फर्मली ले लिया। सबने डिसाइड किया कि जुलाई सबके लिए कन्वीनियंट है, मगर वहां से जमुना का मेल आया कि वो उस समय वहां पे समर होगा यूरोप में और उन लोगों का यूरोप का ट्रिप प्लान है, तो वो जुलाई में बिल्कुल नहीं आ सकती। यहाँ शमन्ना जी ने कहा कि हमें विनुता की गंभीर हालत का ध्यान करते हुए उसकी कन्वीनियंट डेट हमें रखनी चाहिए, हमें जुलाई में वेडिंग कर लेनी चाहिए। मगर ये तो आप जानते ही हैं, गौरम्मा कहाँ मानने वाली थी। हाँ, और जमुना ने ये भी बहुत क्लियरली कह दिया था कि मुझे तो अगस्त ही सूट करता है। यदि आप चाहते हैं कि विनू वेडिंग अटेंड करे तो आप अवश्य जुलाई में रखिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं वेडिंग अटेंड करूं तो आप अगस्त में रखिए। विनुता को साफ समझ आ गया था कि ये क्या चल रहा है। दोस्तों, आपको समझ आया ये क्या चल रहा है? This was a tussle for power. Which power? The tussle between the power of the dollar and the rupee. ये यहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा था यहाँ पे। इसलिए अब वेडिंग अगस्त की एक डेट में फिक्स कर दी गई। वेडिंग के काफी दिन पहले विनू धारवाड़ के घर पे शिफ्ट हो गई और गौरम्मा यहाँ सबको बताती रही, हमने तो उसको बहुत कहा था कि यहीं पे रहे, मगर उसी ने डिसाइड कर लिया कि उसे अपना बच्चा वहाँ पे जन्म देना है।
इसलिए वह चली गई। और बाकी सब लोगों को यह भी वह बताती रही कि यूएस से मेरे बड़े बेटे और बहू इस शादी के लिए स्पेसिफिकली आ रहे हैं। वेडिंग बहुत अच्छी हुई। गौरम्मा बहुत खुश थी कि उसका अमेरिकन बेटा और बहू दोनों आए हैं, यानी डॉलर बहू आई है भाई। जमुना का यहाँ पे क्या काम था? मोस्ट ऑफ द टाइम शॉपिंग करती थी, अपने रिलेटिव से मिलने जाती थी और इधर उधर घूमती रहती थी, वही उसका काम था। काफी सारे शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ीज लेके आई थी सुरभि के लिए। गौरम्मा बहुत खुश थी कि ये तो मेरी बहू मेरी बेटी के लिए इतना करती है। गौरम्मा को अपनी बेटी के ऊपर इतना लुटाते हुए देखते हुए जमुना को गुस्सा तो बहुत आया। वह दांत पीसती मन में बोली कि ये कितना वेस्ट करती हैं, हम लोग वहाँ कितना मेहनत करके कमाते हैं। अगले बार से मंथली अनाउंस में मैं कटौती कर दूंगी, तब इन्हें समझ आ जाएगा कि कम में कैसे जिया जाता है। ऐसा वो मन में सोचती चुप रह गई। जमुना की तारीफ वो करती रहती थी गौरम्मा, उसको खुश करने के लिए कि यदि जमुना न होती तो हम इस तरीके की शादी तो अपनी बेटी की कभी न कर पाते। गिरीश धारवाड़ गया अपने नवजात बच्चे को देखने। शमन्ना ने बहुत प्रेम से अपने पोते का नाम हर्षा रखा। सुरभि अपने पति के साथ विदा होके चली गई। उसने विनू को कॉल करके बात करने की भी जहमत नहीं उठाई। चंद्रू ने प्लान किया कि वह एक बार धारवाड़ जाना चाहता है और बच्चे को देखना चाहता है। तुरंत जमुना ने कह दिया, मैं तो अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। चंद्रू 8 साल बाद धारवाड़ गया था। वहाँ काफी कुछ बदल गया था। सिंगल हाउसेस काफी सारे तो फ्लैट्स वगैरह बन गए थे। ज्यादा भीड़ हो गई थी, वहाँ पर भी बहुत धूल मिट्टी हो रही थी। मगर जब वो घर पहुंचा तो उसे दिखा कि यह घर तो बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, मगर वो फूल, वो पौधे, वो पुरानी चमक के साथ न थे, क्योंकि विनू जो नहीं उनका देखभाल करने के लिए वहाँ रह पाती थी। वह सोचने लगा कितना फर्क आ गया है। उस समय जब मैं पहले यहाँ आया था मेरी जिंदगी कितनी अनसर्टन थी, और अब तो मैं मेरे लैंडलॉर्ड की जो बेटी थी वो मेरे छोटे भाई की पत्नी बन चुकी है। कितना कुछ बदल गया है जिंदगी में। मगर उसे एक सच्चाई और बिल्कुल विदित हो गई। वह ये समझ पाया कि लोग मुझे इतना वार्मथ और अफेक्शन जो दिखाते हैं वो केवल और केवल मेरे डॉलर की पावर के कारण है। जो ट्रू लव एंड अफेक्शन और वार्मथ है ना, वो तो मेरी जिंदगी से जा चुका। अब वो सच्चा प्यार और सच्चा अफेक्शन तो मुझे कभी नहीं मिल सकता। ये ट्रूथ उसे रियलाइज हो रहा था। घर पे चंद्रू को देख के विनू बहुत खुश हुई। उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि वो उसके बच्चे को देखने चंद्रू इतनी दूर आया था। वो दोनों बातें करने लगे। विनू को ऐसा लगा कि यहाँ पर बैठे बातें करते हुए चंद्रू उसको बहुत समझ पा रहा है। घर में तो वह उसका ब्रदर इन लॉ था, यहाँ लगता था कि वो उसे दोस्त की तरह उसे समझ पा रहा है। चंद्रू को उसके बच्चे को गोद में लेने की इच्छा हुई तो विनू ने दे दिया। तो चंद्रू ने अचानक कुछ सोचते हुए बोला, तुम इतना अच्छा एक गाना गाती थी, क्या तुम अभी भी गाती हो? उसने कहा, नहीं, अब तो मैंने गाना गाना ही छोड़ दिया। उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगी कि रुपयों की चमक ने गाने का मुंह बंद कर दिया। तो चंद्रू ने कहा, रुपयों की चमक ना बोलो, डॉलर की चमक बोलो। डॉलर ने बंद कर दिया। फिर उसने पूछा चंद्रू ने, क्या तुम खुश हो? विनू ने कहा, नहीं। उसने कारण पूछा तो उसने कहा, अभी तो तुमने कहा कि डॉलर की चमक ने बंद कर दिया। ऐसे ही घर में भी चलता है, डॉलर को पहले प्रायोरिटी मिलती है, हमेशा घर में कंपैरिजन होती है, और हम तो डॉलर वाले नहीं हैं तो हम हमेशा पीछे रहते हैं। चंद्रू को बहुत मायूसी हुई। विनू ने कहा, खैर तुम बताओ, तुम तो बहुत खुश हो ना? उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। चंद्रू को तो बहुत शॉकिंग लगा। कहने लगे कि हम तो सोचते थे तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, इतनी अच्छी नौकरी, सबसे बड़ी बात तुम यूएस में रहते हो और इतनी अच्छी तुम्हें पत्नी मिली हुई है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तब चंद्रू ने कहा, अभी तो बताया तुमने, वही कारण मेरे साथ है। वहाँ पर तो केवल डॉलर बोलता है, ऐशो आराम बोलता है, और वो जो संस्कार लेके जो तुम्हारा बच्चा पलेगा ना, वो वहाँ नहीं मिल पाएगा किसी को, बच्चों को, और वो लव एंड अफेक्शन नहीं मिलेगा। तो विनू ने कहा, तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते हो? तुम क्यों वहाँ रहते हो? तुम भी यहीं पर आके रहो। उसने कहा, हम उस वर्लपूल में अब बुरी तरह से फंस चुके हैं, उसे छोड़ के हमारे लिए आना अब संभव नहीं है। उस ऐशो आराम और उस कन्वीनियंस के बिना हमसे जिया नहीं जाएगा, तो हम तो अब उसमें फंसे हुए ही हमें वहां जीना पड़ेगा। ये सब बातें करके चंद्रू बहुत मायूस हो गया, और वो जब वापस निकला तो वहां से बिल्कुल खुश ना होके निकला, बहुत मायूस होकर ही निकला। चलिए, यहाँ हम देते हैं एक विराम। अगले एपिसोड में देखेंगे डॉलर बहू में डॉलर का बोलबाला किन किन पर बोल जाता है।